दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि जिनका इस बार 69 बीपीएससी में जीएस 1 में 199 मार्क्स आया है, उन्होंने इसको प्रिपेयर करने के लिए बस 30% टाइम दिया। 70% ऑफ द टाइम जो उन्होंने प्रिपरेशन का दिया है वो जीएस 2 के लिए दिया है। एंड 30% टाइम देने के बाद भी उनका हाईएस्ट मार्क्स है जीएस 1 में। मतलब मुझे 199 से ज़्यादा तो कोई अभी तक नंबर दिखा नहीं है। एंड ही वॉन्ट्स टू रिमेन एनोनिमस, इसलिए उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनका कॉपी दिखाएंगे ज़रूर अगले किसी वीडियो में। बट उनको मैंने पूछा था कि क्या आपका स्ट्रैटेजी था। उन्होंने पूरा एक स्ट्रैटेजी बताया कि कैसे कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया। इसको हम लोगों ने टेलीग्राम अपने चैनल पे भी शेयर किया हुआ है। ये आपका टेलीग्राम लिंक है उसका चैनल का, t.me/IAS_Valley, IAS_Valley। इस पे आप जाके ये पोस्ट को आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएस 1 के बारे में, ये आप समझ लीजिए ताकि आप इसको रेप्लिकेट कर सके। बिकॉज जितना ज़्यादा नंबर लाना वो अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ ही आ सकता है, क्योंकि जो मेंस का तैयारी करते हैं सब कोई कुछ ना कुछ अच्छा अपना प्रिपेयर करके जा रहे हैं, बट सबका थोड़ी 199 आता है, राइट। तो क्या इन्होंने डिफरेंट किया है उसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एंड बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये, आप इसको समझिए। एग्जाम के टाइम में उन्होंने बोला कि हमने डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरू किया, डीआई के क्वेश्चन से शुरू किया। आपको पता है कि जीएस 1 में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला आपका सेक्शन होता है हिस्ट्री वाला, है ना। दूसरा आपका सेक्शन होता है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वाला, आईआर वगैरह के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और तीसरा सेक्शन रहता है आपका डीआई का। डीआई में आपको 72 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा 228 नंबर का क्वेश्चन वो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के रहता है, 114 नंबर टाइप। अब इन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन को शुरू किया पहले, और मैं भी यही अप्रोच प्रीफर करता हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपका मतलब दिमाग जो है क्लियर रहता है, योर माइंड इज क्लियर। एंड मैथ्स के क्वेश्चन में आपका क्लियर और फ्रेश माइंड चाहिए, नहीं तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन से उन्होंने शुरू किया। अगर आप देखोगे कि कितना नंबर पे कितना हमें देना चाहिए टाइम, तो आपको पता चलेगा कि देखो 300 नंबर के लिए 300 नंबर आपको एक पेपर का होता है, उसके लिए आपको 3 घंटा मिलता है, मतलब 180 मिनट आपको मिलता है 300 नंबर के लिए। तो एक नंबर के लिए आपको 180 बट्टा 300 मिनट मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 6 तिरकी 18, 10 तिहाई 30। तो 0.6 मिनट आपको मिलता है एक नंबर के लिए। यहाँ पे 72 नंबर है आपको डीआई में, तो 72 इंटू अगर 0.6 आप करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43, 43.2 मिनट आप दे सकते हो डीआई को। तो 40 से 45 मिनट इन्होंने अलॉट किया था डीआई के लिए, लेकिन इन्होंने 35 मिनट में ही खत्म कर लिया। एंड इसका रीजन ये बताते हैं क्योंकि मैंने राइट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। आपको पता है कि डीआई में ऑप्शंस रहते हैं आपको, अब उसमें आपको कुछ कुछ ऐसे रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को बार ग्राफ के क्वेश्चंस एकदम सही ही हो जाते हैं, तो बार ग्राफ वाला आपने सेलेक्ट कर लिया। किसी का पाई चार्ट में है अपना मास्टर की, पाई चार्ट वाले तो इतना मैंने प्रैक्टिस किया कि उसका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होता, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। तो वहां पे क्वेश्चंस को पढ़ के बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो है ना ऑप्शन, जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो आपको वहां पे राइट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं आराम से पढ़ के, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 35 मिनट में सॉल्व करना वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई सेलेक्टेड द राइट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चंस के साथ में ही वॉज कंफर्टेबल। इसकी वजह से इनका 72/72 आया डीआई में, और 35 मिनट में कंप्लीट होने की वजह से इनका मतलब 8 मिनट लगभग इन्होंने एक्स्ट्रा सेव भी कर लिया। 43 मिनट टाइम मिला था, जिसमें से 35 मिनट में आपने कर लिया, तो 8 मिनट इनका बाकी अब सेक्शंस में यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम होता है एग्जाम में, एक एक मिनट। उसके बाद डीआई के बाद में ही शिफ्टेड टू हिस्ट्री, जो कि आपका सेक्शन 1 है। हिस्ट्री में इन्होंने क्या किया, 38 मार्कर को पहले अटेम्प्ट किया। आपको पता है कि किसी भी सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 5 पार्ट रहते हैं, ए बी सी डी ई, 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको कि आपको अटेम्प्ट करना होता है। 7-8 नंबर के ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन होता है वो आपके 38-38 नंबर के होते हैं। तो इन्होंने 38 मार्कर्स को पहले अटेम्प्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, और उसके बाद में 7-8 मार्कर्स को अटेम्प्ट किया। ये भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये मतलब हम भी उसी को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे पूछा है, ये लोग सब इसी टाइप का स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। क्योंकि 38 मार्कर में ना आपको थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। 38 मार्कर में आप 38 इंटू 0.6 कीजिएगा तो कितना आपको आता है,
48 इंटू 0.6 करेंगे तो 8 छक 48 और 6 तिरकी 18 4 22, तो 22.8 मिनट आपको मिलता है 48 मार्कर को करने में। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि 20 मिनट में उसको हम निपटा दें। 38 मार्कर्स को 20 मिनट में निपटाना इज डुएबल टास्क, क्योंकि जो 38 नंबर का क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, उसमें क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एक कॉन्टिन्यूएशन रहता है। मतलब मान लो कि अगर आपसे साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें वो क्या पूछेंगे, भाई थ्रेट्स बताइए कौन कौन से हैं, उसके बाद में क्या क्या अभी स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी भी क्या मतलब जो गैप्स हैं उसको कैसे फिल किया जाए, तो वे फॉरवर्ड लिखिए, राइट। उसके बाद में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी पे ही पूछा जा रहा है, राइट। तो इसमें एक बार जब आपने सोचना शुरू कर दिया तो यू डोंट हैव टू चेंज द ट्रैक ऑफ योर थॉट। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं 7 नंबर 8 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो 7 नंबर के लिए आपने पहले सोचा किसी क्वेश्चन पे कि भाई इंडिगो रिवोल्ट पूछा, तो इंडिगो रिवोल्ट आपने सोचा। उसके जस्ट बाद आपको ट्रैक चेंज करना है कि भाई अब इंडियन काउंसिल एक्ट पूछ रहा है वो, तो उसके लिए आपको जो है वहां पे चेंज करना पड़ता है ट्रैक। तो वहां पे हर बार आपको नया नया चीज सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 38 मार्कर में यू कैन जस्ट स्टार्ट विद दैट थॉट एंड उसको कंटिन्यू कर सकते हो आगे तक। तो ये 22 मिनट आपका लगभग जो बन रहा है, तो 20 मिनट में आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो 38 मार्कर्स आपने पहले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 7-8 मार्कर्स पे गए। अब ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री में प्रायर प्रिपरेशन जो मैंने किया उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि हिस्ट्री में पीवाईक्यू का रेपिटेशंस बहुत होता है, ये तो फैक्ट बात है। मौर्यन आर्ट, पटना कलम, है ना, पाला आर्ट, ये सब चीज़ें एकदम, मधुबनी पेंटिंग, है ना, ये सब चीज़ें आपकी रिपीट ही होती है। चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सब आपका रिपीट होगा। कुंवर सिंह का क्या रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट में कंट्रीब्यूशन है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। संथाल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है वही सब क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, उसके लिए नोट्स आपने अच्छा प्रिपेयर कर लिया, देन आप आराम से जो है इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फोकस इन्होंने किया रोट लर्निंग पे, क्योंकि हिस्ट्री में सही में अगर आप सोचो कि हम क्रिएटिव होकर वहाँ पे लिखेंगे, उसका कोई फायदा है नहीं। रोट लर्निंग, आपको नोट्स अच्छा होना चाहिए, नोट्स आप अच्छा रट लीजिए और वहाँ पे जाके आपको रिप्रोड्यूस कर देना है। हम लोग जो अभी संहार बैच जो मेंस का चल रहा है, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री खत्म कर दिया है। उसमें नोट्स जो अगर आप देखिएगा तो एकदम क्रिस्प एंड टारगेटेड हमने दिया है, ताकि ये जो 114 नंबर है हिस्ट्री वाला, वो एकदम यहाँ पे आप जितना मतलब मैक्सिमम हो सकता है लेके आइए, क्योंकि 114 नंबर का सेक्शन 1 है। एंड ये सब पूरा जो है पीवाईक्यू और चाहे रिपीटेड थीम्स है, उस पर अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। इसमें कोई जो है ना दुमत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने क्या किया था कि पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन से डायग्राम बनाएंगे कौन से नहीं बनाएंगे। हम भी जो बताए हैं उसमें आप देखोगे कि पटना कलम अगर हम आपको बता रहे हैं तो उसमें हम आपको बताएं कि कैसे माइग्रेशन हुआ पेंटर्स का, वो लिखिए, वो बनाइए डायग्राम में, कि पहले कैसे राजपूताना से वो अकबर के दरबार में आए, फिर अकबर से जो है मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद से फिर जो है पटना की तरफ आए वो। उसके बाद में जैसे मान लो कि अगर हमने संथाल अपराइजिंग देखा तो संथाल का कौन सा रीजन था वो हमने आपको बताया है ना। तो ये इससे क्या होता है कि एक डायग्राम अगर एक दो अगर आप सोचे हुए हैं तो वो हमेशा ही आपको एक एज देगा, नंबर ज़्यादा देगा। तो प्रायर प्रिपरेशन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल प्रिडिक्टेबल वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको एग्जाम हॉल में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आई डिडंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग एंड प्लानिंग माई आंसर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन्होंने बोला, क्योंकि पहले ही से प्रिपेयर्ड है। तो ये पार्ट हिस्ट्री का आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आता है आपको करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स वाला पार्ट है सेक्शन 2 कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। तो इसमें जो है ना अगर आपके क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि जो मणिपुर वाला क्वेश्चन था, मणिपुर में जो भी इश्यू चल रहा था, है ना, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला क्वेश्चन था, इन्होंने दोनों 38 मार्कर्स पहले ही से प्रिपेयर किए हुए थे डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज आई हैड स्टडीड फ्रॉम, एंड इसके वजह से ये लकी हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से अगर करंट अफेयर्स को कर रहे हो तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप भी लकी हो जाओगे। और इस बार अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप करके जा रहे हो तो आप भी लकी होगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज करने पड़ेंगे। तो मणिपुर और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दोनों इनका जो है पढ़ा हुआ था, तो इसको भी अच्छे से लिख दिया। तो इसी में भी इनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्होंने पहले से वो पढ़ा हुआ था। 7-8 मार्कर्स की जहाँ तक बात है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी ही वॉज लैकिंग कंटेंट, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये होगा, क्योंकि ये हमेशा होगा, कहीं ना कहीं होबे करेगा। इन्होंने क्या किया कि 2 पेज की जगह 1.5 पेज में हम लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट करें अपने आप को। जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं आता है तो 1.5 पेज में ले जाके ख़त्म कीजिए उसको, उसमें आपको 3-3.5 नंबर दे देता है। और वो जो बचा हुआ टाइम है
क्योंकि 1.5 पेज लिखने में आपको कम ही टाइम लगेगा, तो जो बचा हुआ टाइम है उसको आप जिन क्वेश्चंस को अच्छे से जानते हैं उसके आंसर्स में उस टाइम को स्पेंड कीजिए, उसमें थोड़ा और अच्छे से लिखिए, राइट। तो इन्होंने यही किया, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वहाँ पे एग्जाम में आप समझना पड़ेगा कि आप अगर किसी क्वेश्चन को कम टाइम दे रहे हैं तो आपको वो मिलेगा किसी और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने के लिए। तो आपको ये सब स्ट्रैटेजी पहले से बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जैसे करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चंस है उसमें इन्होंने कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा डाले। जैसे अगर क्वेश्चन आया एआई इन डिसीजन मेकिंग का, तो उन्होंने सुभाष कश्यप को यूज़ किया। लार्टिस वाला है पार्लियामेंट का जो लाइब्रेरी फॉर रेफरेंस एंड ऑल है, उसको इन्होंने बताया। भाषिनी को इन्होंने मेंशन किया। आपको पता है कि भाषिनी क्या है, हमारा लैंग्वेज वाला ट्रांसलेशन का मॉडल है गवर्नमेंट का, जिसमें हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेज में, रीजनल लैंग्वेजेज में सारी चीज़ों को। तो ये सब इन्होंने मेंशन किया है। जैसे वेज रिपोर्ट जो क्वेश्चन पूछा था उसमें इन्होंने ग्लास सीलिंग, जेंडर पे गैप, ये सब यूज़ किया है कीवर्ड्स। एंड ये आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत ही शांत चित्त से, काम माइंड से अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढ़ोगे और उसके बारे में आप सोचोगे। तो ये जो जिनका ये स्ट्रैटेजी है, आई नो हिम एंड ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, ही इज़ अ वेरी थॉटफुल पर्सन, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप तभी यूज कर सकते हो जब आप एक हैबिट डेवलप करोगे टू थिंक अलोंग दीज लाइन्स, टू थिंक अलोंग कीवर्ड्स। ग्लास सीलिंग ऐसे ही नहीं आ जाएगा जब तक कि आप इसके रेफरेंस में नहीं सोचोगे। वेजेज जहाँ पे भी आती है, वेज गैप जहाँ पे भी आता है, तो आपको वो जेंडर वाला जो है डिस्पैरिटी आपको समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए। ग्लास सीलिंग आनी चाहिए, डबल बर्डन ऑफ वर्क आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। पैट्रियार्कल बर्डन आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जेंडर, तो आपको वो कीवर्ड्स यूज करना पड़ेगा। हम लोग जो साइंस एंड टेक का अभी आपको जो हमने दिया था पहला जो पीडीएफ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहाँ पे मेन चैनल पे शेयर किया हुआ आपने देखा होगा। बाकी जो पेड लोग हैं उनको तो बाकी आगे के जो पीडीएफ मिले, तो उसमें आप कीवर्ड्स बहुत सारा हमने यूज किया है। जैसे ऑटोमेशन एंजाइटी, ये क्या है? ऑटोमेशन एंजाइटी क्या है कि जब ऑटोमेट हो रही है चीजें तो लोअर क्लेरिकल लेवल पे मिनियल वर्क को आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। दिस इज द एंजाइटी दैट इज रिलेटेड टू ऑटोमेशन। उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म है, राइट, कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए, कैपिटलिज्म के एकदम बॉस हो गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, ये सब यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म के बहुत ही जीते जागते बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो ये सब हम लोगों ने काफ़ी उसमें आप देखोगे कि हम लोगों ने यूज़ किया है कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको नंबर आएंगे। उसके बाद में आपने अब तीनों सेक्शन का देख लिया। GS1 में DI का देख लिया कैसे पहले सबसे उसी को अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद में हिस्ट्री का देख लिया, प्रायर प्रिपरेशन, एंड करंट अफेयर्स में देख लिया कि अगर आप अच्छा सोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको लड़ जाएगा। और कुछ कुछ जहाँ पे नहीं पता है 1.5 पेज में लिख के ख़त्म कीजिए ताकि आप और जगह ज़्यादा टाइम दे पाएँ, और कीवर्ड जरूर यूज़ कीजिए। अब एग्जाम के पहले जो स्ट्रैटेजी है कि हिस्ट्री सेक्शन के लिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेट, AI ये सब का यूज़ किया, पहले ही से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के रखा। हम लोग अगर आप कंटेंट देखोगे तो उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम लोग बहुत अच्छे से बना के दिए हुए, कोट वगैरह सब अच्छे से। इसका नोट्स अच्छा से बना के रखिए, आप खुद से बना लीजिए, नहीं तो कोई रेफर कर लीजिए, एंड उसको रिवाइज कीजिए बार 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 बार, क्योंकि सीधे रिपीट हो जाएगा हिस्ट्री में। DI के लिए इन्होंने क्या किया एग्जाम के पहले कि हर दूसरे दिन 2.5 महीना पहले से, जैसे अभी जो आपका टाइम चल रहा है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो दिस इज लाइक द बेस्ट टाइम, क्योंकि अप्रैल मिड में आपका एग्जाम होने वाला है एज पर BPSC, है ना। तो अभी आपका फरवरी चल रहा है, तो इस हिसाब से आपका 2 महीना के करीब है। तो आप हर अल्टरनेट डे एक क्वेश्चन DI का प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे मतलब 70, 75, 80 दिन जो आपको बनता है, तो उसमें अल्टरनेट डे कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चन के राउंड में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि हर अल्टरनेट डे इन्होंने किया है। तो ये रिगर जो होता है, ये डिसिप्लिन जो होता है, इट एक्चुअली हेल्प्स, ये आपके मार्क्स में दिखता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ये क्या करते थे कि स्टेप वाइज अपना सारा चीज़ प्रॉपर जो DI के सॉल्यूशन होते उसको ऐसे लिखते थे। एक टाइम के बाद में जब पूरा इनको आदत हो गया कि कैसे स्टेप्स लिखना है, देन ही स्टार्टेड सॉल्विंग इट इन रफ एग्जाम के पहले, और इसके बाद में फिर लास्ट में जस्ट बिफोर द एग्जाम फिर से स्टेप्स में इन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा मतलब स्टेप्स क्या क्या लिखना है ये भी आपको हैबिट आ जाता है, एंड कुछ जो मिस्टेक्स होने वाले रहते हैं पहले ही हो जाते हैं।
क्योंकि डीआई में कहीं कहीं पे बहुत ही कंफ्यूजिंग वो लोग चीज़ डाल देते हैं, आप ध्यान नहीं दोगे, आप जो है ना मतलब फिगर इन थाउजेंड्स लिखा रहेगा, आप सोचोगे जैसे मान लो एक ग्राफ वो लोग बनाया, यहाँ पे ऐसा ऐसा, यहाँ पे लिखा कि इट इज़ फिगर एंड इसमें इन थाउजेंड्स ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ पे बोल दिया 5, यहाँ पे 6, तो आपको लगेगा ये तो 5 है, लेकिन ये 5000 है, क्योंकि ये थाउजेंड में ये फिगर है, डेटा है। तो ये सब चीज़ें गलती हो जाती है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम के पहले हिस्ट्री, डीआई और करंट अफेयर्स ये सब का पार्ट किया। अब देखोगे GS2 इनका ज़्यादा टाइम दिया, इनफैक्ट मैंने बोला था ना आपको कि GS1 में इन्होंने बस 30% ऑफ द टाइम दिया, लेकिन स्टिल द आउटपुट दैट ही गॉट इज 199, बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, एक आपका डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीआई के क्वेश्चंस को स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करते हैं। मैं अपना पेपर और इनका पेपर दोनों दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है, सो दैट कि आपको डीआई में एक नंबर भी ना काट पाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।